जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। करें अब आज का लेक्चर स्टार्ट। तो बेटा, लास्ट टाइम याद है हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ आवर हेज लॉ, है ना। तो लास्ट टाइम हेज लॉ के कंसेप्ट डिस्कस किए थे। तो एक बार जो आप में से अभी ज्वाइन कर रहे थे, तो मुझे बताओगे, क्योंकि लास्ट क्लास भी ना आप में से काफी स्टूडेंट छुट्टी पर थे। आज भी बेटा मुझे 2 या 3 पेरेंट्स के फोन आ गए, खन्ना सर बच्चों के स्कूल में पेपर की प्रैक्टिकल फाइल पूरी करा रहे हैं, तो वो क्लास नहीं लगाएंगे, कॉपी पूरी करनी है। तो बेटा देखो, मुझे मेरा ना किसी के साथ भी कोई लिंक नहीं है, पर मार्केट में ना 2-3 बुक शॉप्स है जिनका मुझे मालूम है, वो तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल्स बना देते हैं। तो उससे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। तो दो जो बुक डिपो मुझे मालूम है जो ये काम कर देते हैं आपके, एक तो ये है गंभीर बुक डिपो और एक सुशील बुक डिपो। इनके पास स्टूडेंट्स के कांटेक्ट नंबर रहते हैं। तो अगर आप आज दे आओगे, कल तक या एक आध दिन में आपको फाइल बनाकर एज सच मिल जाती है। क्योंकि फाइल बनाने में टाइम क्यों खराब करना। इस बार पता नहीं क्यों तुम्हारे 11th के पीछे पड़ गए। नहीं तो फाइल्स बनवाती हैं 12th क्लास की, इवन प्रोजेक्ट्स भी। तो ये जो छोटे प्रोजेक्ट जो लाइव नहीं चाहिए, मीन्स फिजिक्स में तुम्हें 12th में एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है लाइव और एक एज सच, तो ये प्रोजेक्ट्स भी बनवा देते हैं। क्लियर। पर अभी तुम्हारे अगर 11th में कॉपीज कह रहे, देखो कॉपी अगर खुद बनाने बैठ गए उतना टाइम खराब होगा। तो आप किसी भी शॉपकीपर से बनवा सकते हो, या अगर खुद टाइम खराब करना है तो क्लासेस मत छोड़ो। और बेटा देखो, तुम में से एक दो स्टूडेंट का आया, करना सर हमारा तो सिलेबस हो गया, रिवीजन होगी, पेपर के बाद देखेंगे। बेटा अगर पेपर के बाद देखेंगे ना, हमारे पास पढ़ाई के लिए आगे जनवरी, फरवरी और मोस्टली मार्च के स्टार्टिंग में पेपर या फरवरी के एंड में पेपर आ जाते हैं। वी विल बी जस्ट हैविंग 2 और 2.5 मंथ। तो 2.5 मंथ में 6 मंथ्स का सिलेबस करना आसान नहीं है। क्लियर। हम लोग टीचर्स का पूछो मत जो हाल है, आधा सिलेबस छोड़ के आधा करा लिया, वो फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपके साथ में सिलेबस कंटिन्यू मूव कर रहा था, ताकि हमें बाद में सेकंड सेम में प्रॉब्लम ना आए। इवन मैंने 12th में, जैसे एक अरुण साहब बैठा है, इससे पूछो, मैंने 12th का सिर्फ सेमेस्टर का सिलेबस नहीं, आगे के भी 2 या 3 चैप्टर मेरे ख्याल आगे के कवर कर लिए। क्यों? क्योंकि 12th में वी हैव टू रिवाइज सर्टेन टॉपिक्स ऑफ आवर 11th क्लास आल्सो, ताकि कंपटीशन में उन्हें प्रॉब्लम ना आए। और तुम्हारे साथ ये ब्रीफ ऑफ बात इसलिए कर रहा था, ये नहीं कि तुम्हारा टाइम खराब कर रहा था, इसलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा के मुझे फोन आए थे, क्योंकि वो भी टेंशन में है। एक तो स्कूल इतने टाइम बाद अब बुलाया, और मैं भी कहीं चंडीगढ़ हॉस्पिटल ही गया था, तो देखा सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो वही पुराना सिस्टम वापस आ रहा है, खड़े थे बस स्टॉप पे बस पे जाने के लिए। तो बेटा तुम लोग थोड़ा सा कॉपीज के टेंशन ना रखो, और सिलेबस थोड़ा आगे चलने दो, ताकि हमारे पास बाद में प्रॉब्लम ना आए सेकंड यूनिट को खत्म करने के लिए। तो अब और इस बारे में बातें नहीं करेंगे। अब लास्ट टाइम याद है हम लोगों ने कंसेप्ट किया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर हेज़लॉ के सिंपल न्यूमेरिकल्स किए थे। याद है लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे, मुझे अगर 3 टर्म्स इन्वॉल्व है तो 3 ही रिएक्शन दे रखे थे। आज थोड़ी सी इनकी रिएक्शंस को बढ़ा देंगे। क्लियर। तो बेटा जो आज क्वेश्चंस करेंगे ना, ये तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और कंपटीशन में एमसीक्यू में क्या होता है, सभी वैल्यूज को हम लोग एक्स वाई जेड कर देते हैं, ताकि सिर्फ आपको प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 जेड इन्हीं के बेस पे आंसर्स आएंगे। तो मुझे ना आगे बढ़ने से पहले मैंने बोर्ड पर 2 रिएक्शन लिखे, हाइड्रोजन रिएक्शन ऑक्सीजन टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लियर। एक और मैंने लिखा H प्लस aqueous combines with OH negative aqueous, this also gives us formation of water। ये इसने भी मुझे फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया। तो तुम लोग बताओ किस रिएक्शन को मानूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, किस रिएक्शन को, दोनों को मानूं या सिर्फ फर्स्ट या सिर्फ सेकंड, या सिर्फ दोनों में से कोई भी नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों में से ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या बोथ, या कोई भी नहीं है। सर बोथ है ना, मैं भी तेरी सेम में होता ना। ये बोथ किसने दिया आंसर? विनायक। सर मौलिक। हाँ मौलिक। देख पहली तो मैं मान गया, क्योंकि वाटर बना 1 मोल, लास्ट टाइम डेफिनेशन क्लियर थी। 1 मोल बनता है किससे? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पहला रिएक्शन तो ठीक है। अब देख बेटा सेकंड में मैंने थोड़ा कंफ्यूज नहीं किया, H प्लस एक्वस लिखा है अब हमारे पास लैब में H प्लस एक्वस, हमारे पास तो है ही नहीं। H प्लस एक्वस बेसिकली क्या हो सकता है? HCl। और क्या हो सकता है? HNO3। और क्या हो सकता है? H2SO4। OH नेगेटिव क्या हो सकता है? NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो वाटर तो बना इससे फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसको पूरा लिखता, ये मेरे से पास बेसिकली क्या था? HCl, और ये मेरे पास क्या हो सकता है? NaOH। तो यहाँ पर मेरे पास Cl और Na प्लस एक्स्ट्रा नहीं आ गए।
तो बेटा ये तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड बोथ या एज सच। सीबीएसई में तुम्हें डेफिनेशंस आ सकती हैं, पर कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन इसका यही आता है कि आइडेंटिफाई करो वेदर विच रिएक्शंस आर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। क्लियर? इसलिए मैंने आपके साथ ये लिखा, गुड, एटलीस्ट पहली तो सारे मान गए कि दिस वाज आवर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो तुम लोग बताओ इसी को अब मैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकता हूँ, है ना? क्योंकि एक मोल को ही बर्न कर रहा था, किसने? फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये 1 मोल हो, 2 मोल हो, हाफ हो, 3 हो, 4 हो, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं था, इसका एक मोल बर्न कर रहे थे। तो दिस वाज आल्सो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ आवर वाटर। तो बेटा आप में से ना 2-3 स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लगाया था, स्टार्टिंग के 2 या 3 न्यूमेरिकल्स पहले टिपिकल लगेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूटी में थे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आ जाएगा फर्स्ट लॉ के बाद, दैट इज आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये बेटा जो सेकंड लॉ है तुम्हारे सीबीएसई में भी और एमसीक्यू में पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं इन टॉपिक। क्लियर? तो वो भी हमारे पास सिर्फ ना साइन के लॉजिक्स आएंगे। तो देखना आज हमारे पास सेकंड लॉ की इंट्रोडक्शन आ जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर हमारा सारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह जाएगा, दैट इज आवर बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में लगता है ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल करें लास्ट लेक्चर के बेस पे। क्लियर? एक लिखो बेटा आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तुम्हारे पेपर में कई बार आ रखा है। एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये ना हम लोग सारा इकट्ठा फर्स्ट न्यूमेरिकल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक तुम लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है? इस बार दे रखा है बेटा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये अरुण इवन आपके कंपटीशन में 2-3 बार तो सेम क्वेश्चन आ रखा है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस Al2 of anhydrous Al2Cl6. Calculate enthalpy of formation of anhydrous Al2Cl6। इसके लिए हमें इस बार 4 एक्शन दे रखे, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस बार हमें 4 एक्शंस गिवन है और कहता है ना अगर कोई टिपिकल रिएक्शन है वो हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन हमें गिवन है, ट्वाइस एल्यूमिनियम सॉलिड reacts with 6 HCl aqueous 6 HCl aqueous to give us formation of Al2Cl6 aqueous plus thrice hydrogen gaseous plus thrice hydrogen gaseous। ये बेटा पढ़ा जा रहा है क्योंकि मैं छोटा इसलिए लिख रहा था ताकि मुझसे पूरा यहाँ पे एक ही लाइन में रिएक्शन का कंसेप्ट आ जाए। हाइड्रोजन गैसियस और साथ में दे रखा है प्लस 1004.2 किलोजूल्स पर मोल। तो किलोजूल्स पर मोल ये हमें इसके यूनिट्स दे रखे हैं फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद सेकंड रिएक्शन ये हमें दे रखा है हाइड्रोजन गैसियस reacts with chlorine gaseous to give us formation of twice HCl gaseous plus यहाँ पर वैल्यू दे रखी 184.1 किलोजूल्स पर मोल सेकंड। थर्ड रिएक्शन दे रखा है HCl gaseous plus aqueous gives us formation of HCl aqueous plus 73.2 kilojoules per mole। और एक फोर्थ रिएक्शन हमें दे रखा है Al2Cl6 solid plus aqueous to give us formation of Al2Cl6 aqueous plus 643.1 kilojoules per mole।
एक बार लिख लो पहले ये सारी रिएक्शंस। अभी अभी बताता हूँ, बस एक बार लिख लो ये सारी। अब हाँ जी बेटा, सबने लिख लिए रिएक्शन? सबने? हाँ जी बेटा, सबने नोट डाउन कर लिया ग्रुप में भी? हाँ जी खुशी? हाँ जी बेटा, सबने नोट डाउन कर ली रिएक्शंस? बता दो मुझे एक बार, नहीं तो कर लो जल्दी से। अगर बेटा रिएक्शन नोट डाउन कर लिया है, याद है आपको शुरू से कहता था, मुझे एक बार लिखवाओ कि मैंने आपसे इस बार फॉर्मेशन किसकी पूछी है। हाँ जी पढ़ो क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस Al2Cl6। तो दैट मींस तुम में से कोई बनवाएगा, मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए? हाँ जी बनवाओगे रिएक्शन? हाँ जी मौलिक, ऋषिका, कोई, अंश? एक तो देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, Al2Cl6। जब मैंने एनहाइड्रस बोल दिया, दैट मींस आई एम टॉकिंग टर्म्स ऑफ सॉलिड। और लास्ट टाइम दिया मैंने, इनको क्लियर किया था, ये फॉर्मेशन है। इसको फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या था, एल्यूमिनियम और साथ में Cl। तो दैट मींस स्टार्टिंग में पक्का है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और यहाँ पर Cl2, इनको रेड करके बन सकता है। एल्यूमिनियम छोटी क्लास से बड़ा क्या किस फॉर्म में था, सॉलिड। और क्लोरीन हमारे पास क्या था, किस फॉर्म में, गैसियस। ये सुन के खन्ना सर इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसे ऐसे छोड़ दूं? कितने गुड, एल्यूमिनियम कितने है, 2। तो हमें यहाँ पे पक्का ट्वाइस एल्यूमिनियम करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड मुझे Cl2, Cl2 मुझे यहाँ पे कितने, 6। तो हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। अब बेटा मेरे पढ़ाने का मेथड देखो, लास्ट टाइम जितने न्यूमेरिकल्स किए थे 1, 2 और 3 रेक्टेंगल और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व थे, तो मैंने आपको सिर्फ 3 रिएक्शन दिए थे। आज देखो 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, और रिएक्शंस आपको कितनी दे दी, 1, 2, 3, 4, 4 रिएक्शन दे दिए। क्लियर? इसलिए बेटा एक मिनट, तो जब ये 3 4 का कंसेप्ट में जाता है ना, वो तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, छोड़ दो। क्लियर? पर इस क्वेश्चन में देखो मैंने आपको कहाँ कहाँ कंफ्यूज किया है। अभी तक मैंने आपको एक्सो और एंडो का सिर्फ एक टिप दिया था, याद है एक्सो और एंडो का? एक्सो में डेल्टा एच क्या होता था, नेगेटिव। और एंडो में डेल्टा एच क्या होता था, पॉजिटिव। दूसरा क्या कहता था, किसी में हीट वॉर्ड या हीट एब्जॉर्ब मैंने दे दिया। अब तुम लोग फर्स्ट सेक्शन को देखकर बताओ मुझे, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? हाँ जी, अगर मुझे एक्सो बोल रहे थे गुड, क्योंकि यहाँ पर इस बार प्लस है। अगर मैं तुम्हारी जगह में होता ना, मैं सेक्शन को क्या मान लेता, एंडो, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव। पर बेटा ध्यान से देखो, मैंने इस सेक्शन में आपको डेल्टा एक्स दिया ही नहीं। तो आधे स्टूडेंट क्या करेंगे, जब पेपर में कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आंसर सारा अपनी तरफ से ठीक सॉल्व करेंगे, वो इस कंसेप्ट को ठीक ही नहीं करते, वो इसे ऐसा सच रहने देंगे। तो आंसर सारा का सारा क्या आ जाएगा, गलत। माइनस का प्लस और प्लस का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन सारी गलत कर दी। जब यहाँ पर प्लस हीट था, बेसिकली मैंने आपको डेल्टा एच दिया ही नहीं। तो दैट यहाँ पर पहला कंफ्यूजन जो मैंने क्रिएट किया, ये जो फर्स्ट कंफ्यूजन क्रिएट किया कि मुझे यहाँ पर आपके साथ, और ये मैंने गलती से नहीं लिखा था, ये पेपर में न्यूमेरिकली ऐसे आता है। तो दैट यहाँ पर अगर मुझे डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए, तो दैट वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। पहला डाउट तो यहाँ पर ये क्रिएट किया। ऐसे ही यहाँ पर भी ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एच नेगेटिव। ऐसी ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एच नेगेटिव। ऐसी ये वैल्यू लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच और नेगेटिव। क्लियर? पहली गलती तो मैंने कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दी। क्लियर? ना, हाइड्रोकार्बन का मैंने नेगेटिव कब बोला था, जब भी बर्न करेंगे ऑक्सीजन में। यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, एल्यूमिनियम और Cl2 आ गए। क्लियर? अब जो एक आपने मुझसे पूछा था एक्वस का मीनिंग, क्लियर? एक्वस का मीनिंग क्या था, देख बेटा छोटी क्लास है, NaCl करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, है ना? आपने वर्ड क्या बोल दिया, एक ने बोल्टन, एक ने क्या बोल दिया, एक्वस। तो एक्वस में होता क्या था, अब पार्थ मैंने NaCl में वाटर ऐड कर दिया। तो जब मैंने NaCl में वाटर ऐड किया, मैंने उसका सोल्यूशन बना दिया। हम लोग एक बेसिक लेते हैं, जहां पे वर्ड एक्वस आ गया, दिस स्टैंड फॉर व्हेन वाटर इज इन एक्सेस इन लिक्विड फॉर्म। जहां पर भी एक्वस लिख देंगे, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या था, वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
तो दिस मीन्स वी आर कंसिडरिंग वाटर इन एक्सेस, यहाँ पे वाटर एक्सेस लिख दिया, तो मैंने वो ना लिखकर, मैंने नहीं, बुक्स में हम लोग इसे एक्वेस करते थे। तो देख HCl गैशियस था, अब जब मैंने उसे एक्वेस किया तब मैंने उसे एब्जॉर्ब कर दिया किसमें, इन आवर वाटर, देन वी गेट HCl एक्वेस। तो जो तुम्हारी लैब में पड़ा ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, जो डाइल्यूट एसिड, वो सारे HCl एक्वेस है, क्योंकि बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड वाज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, क्लियर। और तुम्हारे जो एक्वेस HCl है वो मैंने वाटर में उसे एब्जॉर्ब कर दिया, क्लियर। ऐसे ही देख लास्ट सेक्शन में एल्यूमिनियम Cl6 क्या था, सॉलिड है, एक्वेस, जब भी वाटर एक्सेस में है, और याद है जो चीज एक्सेस में है उसका रोल खत्म हो जाता है। कैसे, तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास टब ऑफ वाटर है, क्लियर, उसमें अगर मैं 1 स्पून पानी ऐड कर दूं या 1 स्पून बाहर कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ना इसके बाद है वो इक्विलिब्रियम। तो देयर आवर वाटर प्लेस नो रोल इन एक्सेस, और किस फॉर्म में, लिक्विड में, क्लियर। कहीं आप मुझे कह दो खन्ना सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, मेरी मैम कह रहे वाटर का रोल है, वाटर का रोल है कब, जब वो गैशियस फॉर्म में है, क्लियर। व्हेनेवर वाटर इज इन रिएक्टेंट एंड इन लिक्विड फॉर्म, देन दिस इज कंसीडर्ड इन एक्सेस, तब इसे हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रोल पे लेते हैं, क्लियर। अब बेटा देखो इस बुक में ना आपके ये न्यूमेरिकल सबसे अजीब सा सॉल्व कर रखा है, क्लियर। मैंने आपको शुरू से आदत क्या डाली थी, मुझे यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए फाइंड आउट करनी है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2Cl6 सॉलिड, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा मुझे ना ये इक्वेशंस याद नहीं रहती, जैसे आपको कहता था ना लास्ट क्लास में कि मेरे टीचर तो पिटाई भी कर देते थे, तो ये समझ नहीं आता, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 6, इसको ऐड कर दे, इसको माइनस कर दे, और प्लस माइनस ही करते रह जाते थे। तो मेरी आदत है, मैं ना हर बार देखता हूँ एल्यूमिनियम यहाँ पे सॉलिड है, क्लियर। तो इन चारों रिएक्शंस का हेज लॉ पढ़ा था। हेज लॉ क्या कहता था, रिएक्शन एक स्टेप में करे या रिएक्शन को इन 4 स्टेप्स, एंथैल्पी चेंज वैल्यू शुड बी सेम, आंसर सेम आना चाहिए। तभी मैंने चारों को ऐसे यूज करना है कि घूम फिर के ऊपर वाला इक्वेशन आ जाए। तो मुझे बुक में से क्रैमिंग नहीं हुई, मैंने देखा मुझे एल्यूमिनियम कितने चाहिए, 2, इसमें क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम 2 दे रखा है पहले ही। अगर 2 दे रखा है तो हमें पक्का है मेरी फर्स्ट वैल्यू एज सच आएगी, ये वैल्यू एज सच आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू माइनस 1004.2, ये वैल्यू एज सच आ जाएगी। ये देख मुझे एल्यूमिनियम कितना चाहिए, ट्वाइस। इन सारी रिएक्शन में एल्यूमिनियम सॉलिड पहली रिएक्शन में ही है, और क्या था, ट्वाइस ही है, तभी फर्स्ट वैल्यू मैं एज सच ले सकता हूँ, क्लियर। अब Cl2 कितने है गैशियस, थ्राइस। हमारी रिएक्शन में Cl2 गैशियस कहाँ घूम रहा है ना, सेकंड में ही घूम रहा है, पर यहाँ पे क्या है, 1 मोल, मुझे कितने चाहिए, 3। अगर 3 चाहिए तो पक्का है इस रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा, बाय 3, क्लियर। इसलिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 3 इंटू ये सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब थर्ड देखो मुझे क्या चाहिए, Al2Cl6 सॉलिड, सॉलिड चाहिए, ये सॉलिड चाहिए किस रिएक्शन में दे रखा है, क्लियर, फोर्थ में दे रखा है, पर कहाँ दे रखा है, रेक्टेंट में। मुझे कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट्स में। अगर रेक्टेंट में नहीं मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स में, तो मुझे इसे व्यू करते ही क्लियर हो गया, अच्छा है यहाँ प्लस, अगर माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू भी आ गई। तो मेरे जैसा तो ना ये 3 रिएक्शन लिखकर आंसर छोड़ के आ गया, उसने कहा सर पता नहीं क्यों एक रिएक्शन तो ऐसी दे दी थी बेकार सी, उसका कोई यूज ही नहीं था। मेरे जैसा तो ये करके सॉल्व करके आ गया, क्लियर। खन्ना सर आपने एक कंसेप्ट लगाया था और बाद में आगे मुझे गालियां देने लगा, खन्ना सर मैम ने तो 0 नंबर दे दिया, क्यों, क्योंकि तुमने 3 रिएक्शन को यूज किया, कौन सी रिएक्शन यूज में नहीं आई, है ना। आप लोगों ने इस सेक्शन को तो कंसिडर ही नहीं किया, क्लियर। तो बेटा ये रिएक्शन बेसिकली क्या था, रिएक्शन में बन रहा है, ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, और रिएक्शन में क्या हो रहा है, खत्म। ये कंसेप्ट हमारे पास क्या आ गया, इंटरमीडिएट के बेस पे। अब तो आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रखी थी, ऑर्गेनिक में किया था कार्बोकेटाइन कार्बन एंड फ्री रेडिकल, क्लियर। तो अभी ये रिएक्शन बीच में क्या है, इंटरमीडिएट घूम रहा था, इसे मुझे खत्म करना है, वी हैव टू फिनिश दिस ऑफ, इस सेक्शन को खत्म करना है। तो अगर खत्म करना है, तुम में से एक ने किसको पकड़ लिया, HCl गैशियस को, क्लियर। तुम लोग बताओ HCl गैशियस कहाँ पे घूम रहा है, और क्लियर, हाँ जी HCl यहाँ पे घूम रहा है, क्लियर, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे कितना HCl गैशियस है, 2 है, इसलिए मैंने पहले लिखा था 3 से मल्टीप्लाई भी किया है। अब ये 6 हो गए, ये चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट में मेरे पास यहाँ पर HCl गैशियस नहीं है, तो मुझे इसको बाहर करना है। अगर इसको बाहर करना है, कितने HCl घूम रहे हैं यहाँ पर, 6 HCl गैशियस, तो पक्का यहाँ पर भी 6 HCl आने चाहिए। वो कब आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 6 किया,
क्लियर। जब इसे मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो 6 HCl गैसेस और इधर 6 HCl गैसेस क्या होगा, कॉमन, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक स्टूडेंट तो इसी लॉजिक पे लिखकर यहाँ पे प्लस 6 इंटू कौन सा आ गया, ये वैल्यू थर्ड, ये कर दिया। क्लियर। एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर आप तो इसको पकड़ के चल रहे, मैं नहीं चलता। क्लियर। मैं तो सर इसको पकड़ कर चलूंगा कि मुझे प्रोडक्ट में ये नहीं चाहिए। क्लियर। उसने ये सोचा कि खन्ना सर मुझे यहाँ पे एल्यूमिनियम Cl2 Al2 हाइड्रोजन Cl एक्वस नहीं चाहिए, उसने इसको पकड़ा। अब तुम लोग बताओ तुम्हारे पास HCl एक्वस कहाँ पे घूम रहा है? हाँ जी, फर्स्ट में घूम रहा है। कितने है? 6 है। और यहाँ पर HCl एक्वस कितना है? 1। तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 इस लॉजिक में भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा तुम्हें से कई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं खन्ना सर आपने तो अपना लॉजिक लगा दिया, मैं नहीं, मैं तो इसके बेस पे चलूंगा। तो जिसको मर्जी पकड़ो, बस आपको उसे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है कि वो रिएक्शन में ही खत्म हो जाए, वो रिएक्शन हमारी बीच में रहे ना। क्लियर। तो जब रिएक्शन को बीच में नहीं रखना, इसे कंसिडर किया, अगर इसे कंसिडर किया तो HCl एक्वस इधर है पर 6 है। अगर 6 है और इन दोनों को अगर मैं ऐड अप कर दूं, ये कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, तो पक्का वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 6। इसे 6 तो जैसे मर्जी करो, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब अपने आप आंसर आ जाएगा। अब किसी को अभी भी यह करना चाहिए, किया क्या इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी -1004.2, साथ में क्या आ गया +3 इंटू सेकेंड की वैल्यू क्या हमारे पास -184.1। क्लियर। दो वैल्यूज आ गई। अब आगे माइनस, क्लियर, फोर्थ की वैल्यू माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस कर दूं, कितनी आ गई 643.1। और लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई +6 इंटू, क्लियर, हाँ जी -3, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी -73 इंटू -73.2। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेटा तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में आता। क्लियर। पर अब एक बस, अभी ये आता था तुम्हारे सीबीएसई में, पर तुम्हारा इस बार सीबीएसई का पेपर भी एमसीक्यू, हाँ तुम्हारे टाइम में तो हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में ये हमारे पास सब्जेक्टिव, तुम्हारे पेपर में ये न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है। कंपटीशन में मैंने ये सेम न्यूमेरिकल पढ़ा है, उन्होंने इन वैल्यूज को क्या कर दिया x, इसे y, इसे z और इसे घुमा दिया k, तो x y z की इक्वेशन बना दी और कुछ। क्लियर। क्योंकि कंपटीशन में ना तुम्हारी 2 साल की पढ़ाई चेक है, तो जब 2 साल की पढ़ाई चेक करते हैं हम लोग कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करते। क्लियर। तो सेम का सेम न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ x y z और k करके। तुम्हारे सीबीएसई में ये कैलकुलेशन बस बड़ी आ गई। क्लियर। अब बताओ मुझे, ये पहला आज थोड़ा सा जो टिपिकल न्यूमेरिकल किया, एक जिया से नहीं पूछा, बाकी सबसे क्लियर हुआ। अब तू बता सर, जिसे 643.1 पॉजिटिव में ही आना था ना। ना, ये देख ये वैल्यू माइनस है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या था साइन माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। सर मैंने तो पहले ही पॉजिटिव कहा था। कहाँ पे? सर जब आपने कहा था ना वहां से तो मैंने पॉजिटिव अच्छा अच्छा, वो इसलिए क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस था। पर मैंने तुम बच्चों को ये आदत डाली है, ये बड़ी मैंने ना बहुत बड़े लेक्चर्स लेकर ये कंक्लूजन निकाला है, तो तुम लोग ये 2 स्टेप कभी मिस मत करना। जब तू भी कर रहे हो ना एक, तो पता क्या अभी मैं माइनस माइनस सारी दे रहा हूँ वैल्यूज, हो सकता है बीच में नेक्स्ट रिएक्शन में कोई प्लस आ जाए कोई माइनस आए, फिर सारे साइन कन्वेंशन गलत हो जाते हैं। तो बेस्ट है पहले जनरल कंसेप्ट लिख दो, आगे उनकी वैल्यूज को पुट कर दो। क्लियर। अब बताओ बेटा आज का ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल था, क्लियर हुआ कि नहीं, या कोई पार्ट रिपीट करूं? और एक इधर से माधवी से नहीं पूछ रहा, क्योंकि माधवी ने भी ना थर्मोडायनामिक्स का मेरे ख्याल शायद पहला लेक्चर लगाया था, उसके बाद सारे आगे लेक्चर छोड़े। तो ये माधवी नेक्स्ट लेक्चर तुझे नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे वहां से आसान लगेगा। जी हाँ, एक न्यूमेरिकल और अभी इसी कंसेप्ट का करना है। ये क्लियर सबको? हाँ जी बेटा सबको क्लियर? हाँ जी हैरी, हाँ जी बेटा सभी बता दो, हैरी रणबीर क्लियर के नहीं? यस सर। सबको? यस। चलो गुड, आज कईयों ने लेट ज्वाइन किया। हाँ चलो क्लियर बेटा, कर दूं रब? हाँ जी कर दूं रब? करे बेटा एक और कर दूं सर अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ना थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगा, इसलिए मैं स्टेप में मूव कर रहा था। अभी देखा एक रिएक्शन बाहर गई, ये
हो सकता है नेक्स्ट में मैं आपको 4 नहीं, मैं यहाँ पे 5 या 6 रिएक्शन दे दूं, क्योंकि हेज लॉ क्या कहता था, रिएक्शन को 1 स्टेप में करे या सीरीज ऑफ स्टेप। तो मैंने देखो पहले 3 स्टेप्स में लिया, फिर 4 स्टेप में। अब अगर आखिर का न्यूमेरिकल करना सबसे गंदा, उसमें स्टेप्स और भी बढ़ा सकता था। बस कंक्लूजन क्या था, उन टर्म्स को किसी तरीके मैंने बाहर करना और कुछ नहीं। क्लियर? करें एक और क्वेश्चन इसी बेस पे, कर दूं ना? और बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स करा रहा था ना, ये सभी के सभी आपकी मैंने असाइनमेंट में दे रखे हैं। क्योंकि ना कई साल पहले मैं क्या असाइनमेंट तुम बच्चों से कहता था ट्राई करना, पर कोई नहीं ट्राई करता था। तो 7-8 साल से मैंने आदत क्या की, जो न्यूमेरिकल्स है असाइनमेंट में, क्लियर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो देखो साथ साथ हो जाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट में देता हूँ वो सारे मैंने लेक्चर में ऐड कर दिया है। तो ये जो एल्यूमिनियम का किया है या जो अभी करेंगे, ये दोनों आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन डाल रखे हैं। क्लियर? तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक नेक्स्ट, कैलकुलेट the enthalpy of formation of KCl. Calculate enthalpy of formation of KCl. Given इस बार हमें रिएक्शन गिवन है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर हमें दे रखा है फिफ्थ। इस बार हमें 5 रिएक्शन दे रखे, और कहता था स्टार्टिंग से जो टिपिकल रिएक्शन है वो पेपर में मेंशन्ड है। तो ये रिएक्शंस आपको पेपर में दे रखा है। फर्स्ट KOH एक्वस, इसे रेड किया हम लोगों ने विद HCl एक्वस, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन KCl एक्वस, और साथ में वाटर इन लिक्विड फॉर्म। और इस बार आपको यहाँ पर डेल्टा H प्रॉपर दे रखा है। डेल्टा H इज -57.3 किलोजूल्स पर मोल, फर्स्ट वैल्यू। क्लियर? सेकंड रिएक्शन दे रखा है हाइड्रोजन gaseous reacts with half O2 gaseous, give us formation of water liquid। इस केस में डेल्टा H is equal to -286.2 kilojoules per mole। Second, third, half hydrogen gaseous reacts with half Cl2 gaseous plus aqueous to give us formation of HCl aqueous। Delta H is equal to -164.4 kilojoules per mole। Fourth reaction, solid plus half O2 gaseous plus half hydrogen gaseous plus aqueous, give us formation of KOH aqueous delta H -487.4 kilojoules per mole। और एक फिफ्थ लास्ट सेक्शन में रखा है KCl solid plus aqueous formation of KCl aqueous। इस केस में डेल्टा H is equal to माइनस, और देखो बेटा यहाँ पर डेल्टा H इसलिए बस साइन कन्वेंशन करता था। फिर लास्ट सेक्शन में आपको ये वैल्यू मैंने खुद क्या दे दी, पॉजिटिव 18.4 kilojoules
1 मोल। लिख लो पहले सभी रिएक्शंस और फिर तुम लोग ही करना सॉल्व। अभी मुझे बताना मत, सोचो इस बार पांचों रिएक्शंस को कैसे यूज करें, किसे ऐड करना है और किसे माइनस। रिएक्शन तुम्हें बेसिक बनवा देता हूँ, ये मुझसे बेसिक रिएक्शन में नहीं बन रही, तुम लोग बनवाओगे? कैसे बनेगी रिएक्शन, है ना? पक्का है स्टार्टिंग मटेरियल के और साथ में क्या होना चाहिए Cl2। पोटेशियम पक्का है क्या होना चाहिए था, सॉलिड। और Cl2 हमारे पास क्या था, गैसियस। ए छोड़ क्या था खन्ना सर, ऐसे ही छोड़ो, छोड़े ऐसे, है ना? अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे पक्का हाफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेशन का कंसेप्ट दे रखा है। एक मोल बनता है किससे, फ्रॉम इट्स कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कौन सा आ गया, पोटेशियम और ये। दैट मींस इस बार हमें ये रिएक्शन चाहिए और पोटेशियम क्लोराइड है तो ये फॉर्म क्या था इसका, सॉलिड। क्लियर? अब तुम लोग इन पांचों रिएक्शंस को देखो, मुझे नहीं समझ आ रहा किसको ऐड करूं किसको माइनस। आराम से देखकर बताना क्या करें इसमें, किसको प्लस किसको माइनस। हाँ जी, रिएक्शन में कैलकुलेशन में वैसे फर्क पड़ेगा, किसमें कैलकुलेशन में तो फर्क पड़ेगा। कैलकुलेशन तो आएगा क्यों, माइनस अब कहीं माइनस वैसे रिएक्शन में पड़ेगा नहीं, ओवरऑल देखा तो पूरा मैग्नीट्यूड निकालेगा। मेरे ख्याल इसका आंसर अभी भी माइनस ही आएगा। पूरा आंसर जब निकालोगे ना, हाँ पूरा देख माइनस डोमिनेट नहीं कर रहा सब में, तो ओवरऑल आंसर तो माइनस में ही घूमता है इसका। हाँ जी बेटा, किया ट्राई? हाँ जी किया ट्राई ऋषिका? हाँ जी ऋषिका, गुरनूर, हर्षिता, किया किसी ने ट्राई? हाँ जी बेटा। हाँ जी रणवीर, किसी ने भी ट्राई किया? मुझे करवाओगे? मुझे नहीं करना आ रहा है ये न्यूमेरिकल, तुम लोग कराओगे कैसे करें, किसको ऐड किसको माइनस? चलो गुड, एटलीस्ट मेरे साथ ये तो आदत पकड़ी कि पहले टर्म क्या, पोटेशियम है, सॉलिड चाहिए। यहाँ पे पोटेशियम सॉलिड कहाँ घूम रहा है हमारे पास, फोर्थ में। तो मींस पक्का है फोर्थ की वजह से मेरे पास एस सच आ गई। क्लियर? फोर्थ के बाद अब मेरे पास साथ में क्या है, Cl2। Cl2 क्या है मेरे पास, गैसियस। क्लियर? अगर गैसियस है तो Cl2 गैसियस यहाँ पे घूम रहा है, तो गुड, साथ में +3 आ जाएगा। क्लियर? दो तो पक्का है। अब प्रोडक्ट में क्या चाहिए, KCl। KCl क्या चाहिए मुझे, सॉलिड। यहाँ पे कहाँ घूम रहा है KCl? क्लियर? फिफ्थ रिएक्शन में घूम रहा है। अगर फिफ्थ में घूम रहा है तो यहाँ पे पक्का है -5 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, आ जाएगा -5। क्लियर? ये तीन रिएक्शन तो यूज में आ गई। अब मेरे पास बची कौन सी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूज में आ गई। ये दो रिएक्शंस रह गई। क्लियर? अगर दो रिएक्शन रह गए, क्लियर, तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करूं। हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन को क्या करूं, प्लस करूं या माइनस? तो में से एक ने पकड़ा KOH एक्वस, चाहिए मुझे? नहीं चाहिए ना। अगर नहीं चाहिए, यहाँ पे KOH एक्वस कहाँ घूम रहा है, घूम रहा है यहाँ पे। तो क्या करूं इन दोनों रिएक्शन से जिससे KOH एक्वस कैंसिल आउट हो जाए। एक इधर है और एक इधर है, मींस ऐड अप कर दूं दोनों रिएक्शंस को।
क्योंकि 10th क्लास में तुम लोग x + 2y = 2 के न्यूमेरिकल करते थे एलिमिनेट, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना है। तो तुम में से आपने मुझे कहा करना था KOH एक्वस, तो इधर KOH एक्वस कहाँ था? रेक्टेंट में। क्लियर? यहाँ पे QH एक्वस कहाँ घूम रहा है? प्रोडक्ट में। दैट मींस अगर ये दोनों रिएक्शंस ऐड अप होगी तो देखो फोर्थ और फर्स्ट को क्या करना है? ऐड अप। अगर ऐड अप करना है तो पक्का है यहाँ पर ये +1 आ गया, +1 आ गया। क्लियर? अगर +1 आ गया, अब और सेकंड रिएक्शन में ऊपर वाटर लिक्विड घूम रहा है कहीं ऊपर? नहीं, इधर रिएक्शन में कहीं घूम रहा है वाटर लिक्विड? चाहिए? नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे मुझे वाटर लिक्विड को क्या करना है? बाहर। फिर इसको बाहर करना है, तो कैसे करूं? फिर अगर मैं दोनों रिएक्शंस को क्या कर दूं, अब वाटर लिक्विड दोनों एक तरफ है, अगर दोनों को माइनस कर दूं कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? क्योंकि बेटा इन न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने बड़ा टाइम खराब किया। मैंने ना अभी भी अपने जब नया नया पढ़ाता था वो पैड्स अभी भी रखे हैं। तो ये लेक्चर लेने से पहले पता नहीं जब मैं नया नया पढ़ाता था कितनी बार ये न्यूमेरिकल खुद करता था कि मुझसे ये आंसर गलत ना आ जाए। क्लियर? फिर धीरे धीरे जाके मैंने आदत डाली। तो मैं तो कहानियां सुना देता हूँ, किसी स्टूडेंट ने पूछा, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। वो फिर जब मैं खुद इनमें फंस जाता था कोई ना कोई चीज कैंसिल नहीं होती थी। क्लियर? तब फिर मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा दिमाग लगाया क्या करें। तब मैंने ये लॉजिक निकाला कि रिएक्शंस को रूल आउट करना है। तो रूल आउट करना है, अब मुझे वाटर नहीं चाहिए। अगर वाटर नहीं चाहिए, यहाँ पर ये है, अभी पक्का है दोनों रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब देखो फर्स्ट तो पिक्चर में आ गया प्लस में, तो पक्का है ये जो सेकंड रिएक्शन है इसको मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट कहता करना सर मैं नहीं पकड़ रहा इसको, मैं तो ऑक्सीजन को पकड़ूंगा। हाइड्रोजन मैं इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि ये हाफ, फिर उल्टे सीधे में फंस जाऊंगा मैं। मैंने देखा O2 हाफ है। अगर O2 हाफ है और कहाँ पे घूम रहा है? O2 फोर्थ में घूम रहा है। फोर्थ भी क्या है? प्लस, और ये भी क्या है? प्लस है, तो माइनस ही आएगा तब भी। इसलिए आपको ना ये बेटा पता क्या, फिर जब नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया ये चेंजेस आई। फिर मैं एक चीज को पकड़ के चलता था तो तुम्हारे में से पक्का ग्रुप में कोई ना कोई दूसरे पे पॉइंट करता था, खन्ना सर मैं तो इसे पकड़ कर चलूंगा। फिर मैंने वो पहले ही सोच रखा था। क्लियर? अब तुम में से एक ने तो वाटर लिक्विड आमने सामने ऊपर नीचे देख लिया, एक कहता करना चलो हाइड्रोजन तो माना ये आधा आधा घूम रहा है, हाइड्रोजन छोड़ो, इसके बेस में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसने इसको पकड़ा। क्लियर? यहाँ पे हाफ O2 है, हाफ O2 और कहाँ पे घूम रहा है हमारे पास? इसमें। O2 मुझे चाहिए नहीं, बाहर करना है। तो यहाँ पे जो फोर्थ रिएक्शन है वो तो प्लस में आ गई पक्का, इसलिए सेकंड रिएक्शन तो हमारी माइनस में ही आएगी। करके मेरा कंपटीशन में सीधा सा एक आंसर और आ जाएगा न्यूमेरिकल का। क्लियर? और इसको बेटा अगर आपने सॉल्व किया ना, तो में से किसी ने अगर घर जाके भी इसकी पूरी कैलकुलेशन की, तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी -441.3 किलो जूल्स। ये आंसर इसका आ जाएगा 441.3 किलो जूल्स। क्लियर? अब बताओ मेरे साथ बेटा हेल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स सबको क्लियर हुए? क्योंकि ये आएंगे जरूर, और आपको इसकी जब एमसीक्यू की असाइनमेंट दूंगा, दूसरी असाइनमेंट में क्या 10 या 11 क्वेश्चन तो इसी कंसेप्ट के बेस पर है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ आवर हेल्स लॉ। सबको क्लियर? तो बेटा अभी तक जितना हम लोगों ने इस चैप्टर में टॉपिक्स को कवर किया एक बार कंपाइल अप करें। हाँ जी, ये देख चल +1 के लिए पकड़ते हैं। +1 इसको मैंने किया, मैंने देखा यहाँ पे QH एक्वस है ना? मुझे यहाँ पे QH एक्वस नहीं चाहिए, दैट मींस इसको बाहर करना है ना? अगर इसको बाहर करना है, मैंने देखा QH एक्वस मेरा कहाँ पे घूम रहा है? किस सेक्शन में घूम रहा है? फोर्थ में। क्लियर? फोर्थ में QH एक्वस इधर है, QH एक्वस फर्स्ट में कहाँ पे है? रेक्टेंट में। अगर दोनों रिएक्शंस को ऐड अप करेंगे तो ये कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। क्लियर? हाँ जी, करूँ ना बेटा? आपको कहता था ना हम लोग नया टॉपिक जब भी कोई स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार सारा कंपाइल कर लेंगे कि अभी तक कितना पढ़ा। तो देखो बेटा अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में अगर थोड़ा सा ब्रीफ अप करें, फर्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस आवर बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टर्म्स के बाद डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू को स्टडी किया था। फिर फर्स्ट लॉ पे इन तीनों को रिलेट कर दिया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर सेकंड फॉर्मूला इसमें क्लियर किया था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, या वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? प्लस पी डेल्टा वी। याद है? एक बार वर्क डन बाय द सिस्टम, एक बार था वर्क डन ऑन द सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने नई प्रॉपर्टी पकड़ी थी चेंज इन एंथैल्पी, इसको रिलेशन किया था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसे याद है? मॉडिफाई कर दिया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, साथ में डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर?
यहाँ से डेल्टा एन जी के न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे। आज के लेक्चर में भी हमारे पास आगे डेल्टा एन जी का ही कंसेप्ट आएगा। क्लियर? तुम लोग बताओ, मैंने सभी फॉर्मूले लिख दिए या कुछ छोड़ा है ना? अभी कौन सा छोड़ा? डेल्टा एच और डेल्टा यू को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कांस्टेंट या हीट चेंज मेजर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ डेल्टा एच को रिप्लेस किया था क्यूपी और इसको रिप्लेस किया था बाय क्यूबी। साथ में हमारे पास क्या था? डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर? फिर याद करो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और डेल्टा यू की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। अगर तुम्हें से किसी को याद हो, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करते थे हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होता था? डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय क्या होता था? मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस कंसीडर्ड। और एक हम लोगों ने किए थे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के न्यूमेरिकल्स। क्लियर? आज क्या होगा बेटा, इन प्रॉपर्टीज में डेल्टा यू के बाद हमारे पास क्या आता है साथ में? डेल्टा एच। आज इसी लाइन में दो और नई प्रॉपर्टीज ऐड अप हो जाएंगी, दैट इज आवर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, और एक नई टर्म आज और ऐड हो जाएगी डेल्टा एस। आज मुझे डेल्टा जी और डेल्टा एस के कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर? डेल्टा जी बेसिकली स्टैंड फॉर गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा एस स्टैंड फॉर चेंज इन एंट्रोपी। अभी करेंगे, इसलिए अभी मत सोचो खन्ना से ये क्या बोल दिया, डेल्टा जी क्या या डेल्टा एस क्या है। क्लियर? तो बेटा सीबीएसई के पेपर में आपको जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है, सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है, डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अगर सेकंड लॉ नहीं आया तो सीबीएसई में बड़ा आसान क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? और अब अगर सीबीएसई में थोड़े से गंदे क्वेश्चंस या मैंने कंपटीशन में एमसीक्यू के क्वेश्चन डालने हैं, तो हम लोग आपको साइन कन्वेंशंस के क्वेश्चन डालते हैं, दैट व्हिच प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड व्हिच प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो ये जो सेकंड लॉ था ना, दिस बेसिकली डील्स विद वेदर आवर गिवन सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी का जस्ट एक जनरल सा कंसेप्ट क्लियर करूं, स्पॉन्टेनिटी मींस रिएक्शन व्हिच अकर ऑन इट्स ओन। क्लियर? जो रिएक्शन खुद हो रहा है, खुद कैसे हो रहा है रिएक्शन? मेरे पास एक मिनट रहता करना था, हमारे पास कौन सा रिएक्शन खुद हो रहा है? क्लियर? मैंने बकेट ऑफ वाटर टॉप फ्लोर पे रख दी, टॉप फ्लोर पर ले गया। अब मैंने क्या किया, बकेट को थोड़ा सा टिल्ट किया। तो जैसे मैंने बकेट को टिल्ट किया, सारा का सारा वाटर नीचे आ गया। जस्ट मैंने एक बार प्रोसेस को क्या किया, इनिशिएट। प्रोसेस विच अकर ऑन इट्स ओन और वंस इनिशिएटेड कंटिन्यू ऑन इट्स ओन, दैट इज आवर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? आसान सा एग्जांपल पकड़े, पानी 100 डिग्री पे था, तो तुम लोग बताओ जो वाटर 100 डिग्री पे रखा है वो 200 पे खुद जाएगा या 25 डिग्री पे खुद आ जाएगा? डिपेंड करता है किस पे। हाँ जी, चल रूम टेम्परेचर पे आ गया मैं। क्लियर? तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे आ गया तो मींस 100 से अगर 25 आ रहा है तो मैं हाई टेम्परेचर से कहाँ लेके जा रहा हूँ? लो पे। हाई से लो, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। पर अगर मैं उसे 100 से लेकर जा रहा हूँ 200, 100 से 200, तो बेसिकली मैं उसकी एनर्जी बढ़ा रहा था। If we increase energy, stability decreases. That's why water will not move from 100 to 200 on its own. This will be non-spontaneous. जब तक मैं उसे हीट कर रहा हूँ तब तक वो वाटर क्या होगा हमारे पास, that will be heated to 200. थोड़ी सी देर मैंने हीटिंग बंद की, water again will come down to its room temperature. तो ये था बेटा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के सबसे सिंपल से एग्जांपल। अगर एक और करना है तो वाटर था, मैंने क्या कहा, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर लेकर जाना है। ग्राउंड फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? mgx 0। जैसे जैसे मैं उसे हाइट पे लेकर जा रहा हूँ, वी आर इंक्रीजिंग एनर्जी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। इसलिए देखा, जब तक हमारा पंप रन कर रहा है, जब तक हम लोग अपना टुल्लू पंप रन कर रहे हैं, वाटर कैन बी पंप टू आवर टॉप। क्लियर? मैं वो वाटर ऊपर टॉप टैंकी में फिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको प्रोसेस क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस था। वी मेक प्रोसेस अकर फ्रॉम आवर ओन साइड। तो बेटा तुम्हारे सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन आ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर आज का और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारा इसी प्रोसेस के साथ रिलेटेड है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ आवर गिवन प्रोसेस। तो पता क्या, मुझे ना स्पॉन्टेनिटी के लिए कुछ नहीं ध्यान रहता, मुझे बस एक चीज ध्यान रहती है, जिसके पास एनर्जी कम है, जिसके पास एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या ज्यादा, तो दैट मेक्स आवर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इन नेचर। क्लियर? तो बेटा आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पॉन्टेनियस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पॉन्टेनियस एंड नॉन spontaneous, what do you mean by spontaneous and non-spontaneous process? Clear?
व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? तो देखो डेफिनेशंस अभी लिखवा दूंगा सारी आपको, क्लियर, सारी लिखवा दूंगा। बस एक बार ना मेरे साथ पहले इस लेक्चर को समझने की कोशिश करना कि हम लोग टॉपिक को मूव कैसे कर रहे हैं। तो तुम्हारे सीबीएसई का तो एक क्वेश्चन आसान बता दिया। कंपटीशन तक क्या होगा बेटा, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बेस पे या खुद साइन कन्वेंशन दे दूंगा या सिस्टम दे दूंगा, सिस्टम में ये कंडीशंस है, यू हैव टू प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये क्वेश्चन बड़ी बार आया, क्लियर, कई बार तुम्हारे पेपर में इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो मुझे ना ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एटलीस्ट डेफिनेशन से क्लियर हुआ। प्रोसेस वंस इनिशिएटेड which can occur or which can occur on its own, that is said to be spontaneous. Non spontaneous क्या हो गया, process which cannot occur on its own, जब तक मैं उसे सब कंडीशंस खुद नहीं दे रहा, क्लियर, जब तक मैं मैनुअली इसे मूव नहीं कर रहा, दिस प्रोसेस विल नेवर occur on its own, क्लियर। तो ये था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी कहोगे डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले कुछ रिएक्शंस पे क्लियर करें, क्योंकि अभी तो बड़े आसान एग्जांपल ये 100 डिग्री से 200, 100 से 25, ये कभी नहीं आए। वाटर टॉप से नीचे पंप कर दिया, नीचे से ऊपर, ये क्वेश्चंस कभी नहीं आए, क्लियर। हम लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ, अगर याद हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने 4 एक्शन पकड़े थे। 4 एक्शन अगर आप में से याद हो किसी को, कार्बन, मैंने इसको ऐड किससे किया था, CO2, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, डेल्टा H का मैग्नीट्यूड नेगेटिव, क्लियर। ऐसे ही मैंने एक और एक्शन लिखा हाइड्रोजन, इसको भी कंबाइन किससे किया, ऑक्सीजन, क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेशन क्या आ गया था, वाटर, इस केस में भी डेल्टा H हमारे पास क्या था, नेगेटिव, क्लियर। अब मैं इनके साथ कंडीशन भी लिख रहा था, सॉलिड, ये भी गैशियस, और ये भी क्या था, गैशियस। यहाँ पर ये क्या था, गैशियस, इसको यहाँ पर मैंने लिक्विड, और ये मेरे पास क्या था, गैशियस, और ये भी मेरे पास क्या था, गैशियस, क्लियर। थर्ड, मैंने एक और एक्शन लिखा, मीथेन, क्लियर। मीथेन मेरे पास क्या था, गैशियस, साथ में क्या किया, इसको बर्न किया, ऑक्सीजन में गैशियस, वी गेट CO2, और साथ में क्या आ गया, वाटर, और ये भी मेरे पास क्या था, गैशियस, और ये मेरे पास क्या आ गया, लिक्विड। इस केस में डेल्टा H क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव, क्लियर। मैंने 2 रिएक्शंस और लिखे, वाटर लिक्विड से, वाटर गैशियस, वाटर लिक्विड से वाटर गैशियस। अब तुम लोग बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में डेल्टा H क्या लिखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव? लिक्विड से गैशियस, लिक्विड से गैशियस, दैट मींस वी आर हीटिंग दिस वाटर। अगर मैं हीट कर रहा हूँ, एनर्जी सप्लाई, अगर एनर्जी सप्लाई है तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, क्लियर। एक और रिएक्शन लिखा, फिफ्थ। अब याद आ रहा है आपको, ये सारे रिएक्शन मैंने आपके साथ पहले भी लिखे थे एज लॉ में। आपको कहता था मेरे टीचर ऐसे पढ़ाते थे कि 1-2 रिएक्शन पकड़े, उसी में सारा चैप्टर घुमा दिया, क्लियर। एक रिएक्शन और लिखा मैंने लास्ट में जाकर, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब तुम लोग बताओ, अगर मैं इसे हीट कर दूं तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हीट, है ना, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट मुझे यहाँ पर CO2 गैशियस दे देगा, और साथ में मुझे यहाँ पर क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड दे देगा, क्लियर। और हीट कर रहा हूँ, अगर हीट कर रहा हूँ तो मीन्स पक्का है इसमें भी डेल्टा H क्या पॉजिटिव आ गया, क्लियर। अब बेटा मैंने ना सारा लेक्चर जो बाकी बचा है, इन 5 लेक्चर्स को ही क्लियर करना है, तो मुझे ना थोड़ी देर बस कंटिन्यूटी में एक बार बोलने देना, ताकि तुम्हें ये टॉपिक समझ आ जाए, क्लियर। कहोगे मैं सारा लेक्चर आज का रिपीट कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में सारा रिपीट कर दूंगा, पर एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब मैंने यहाँ पर आपको 2 टर्म क्लियर करनी थी आज के लेक्चर में, डेल्टा G, और दूसरा मेरे पास क्या था, डेल्टा S। डेल्टा G बेसिकली स्टैंड फॉर गिव्स फ्री एनर्जी चेन, क्लियर, दिस स्टैंड फॉर गिव्स फ्री एनर्जी चेन। और जो डेल्टा S था, दिस स्टैंड फॉर चेंज इन एंट्रोपी, क्लियर। अभी करेंगे कि ये एंट्रोपी क्या होता है। अब तुम लोग मुझे ना इस रिएक्शंस को समझाने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर कर दो। मेरे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मेरे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है, which will make our reaction spontaneous। मेरे पास एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो कौन सी आपके लॉजिक्स पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए? हाँ जी सारे बोलो, मुझे यहाँ पे तो आंसर कईयों से मिल गया। हाँ जी मौलिक, खुशी, सभी बताओ बेटा, अब मेरे पास रिएक्शन क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, सोचकर कि सर ये तो पक्का स्पॉन्टेनियस होगी। हाँ जी बेटा, हाँ जी,
हाँ भाई कोई तो आंसर दे दो मुझे, रणबीर, ऋषिका, हाँ जी खुशी, कोई आंसर दे दो, डेल्टा एच नेगेटिव या डेल्टा एच पॉजिटिव, विच विल मेक आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। विनायक, वान्या, कोई आंसर दे दो। गलत ही होगा, कोई बात नहीं, कुछ बोल दो, क्या होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ जी गुरनूर, मेरे पास एनर्जी कब कम होगी, डेल्टा एच नेगेटिव में कम होगी मेरे पास, या डेल्टा एच पॉजिटिव में कम होगी? हाँ जी, मेरे पास एनर्जी कम कब होगी, अगर मैं डेल्टा एच नेगेटिव हूँ या अगर मैं डेल्टा एच पॉजिटिव? नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में मेरे पास एनर्जी क्या रहेगी, कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी। इससे देखो मुझे ये तो पक्का क्लियर हो गया, ये जो रिएक्शन लिखकर बैठा था पहली तीनों के तीनों, तो रिएक्शंस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इन सब में डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव। तो दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा अगर मैं सिर्फ डेल्टा एच को क्राइटेरिया मानता, सिर्फ इसे एक पैरामीटर मानता टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ आवर प्रोसेस, तो ये तीनों रिएक्शंस क्या होनी चाहिए थी, स्पॉन्टेनियस। क्लियर? ये दोनों स्पॉन्टेनियस नहीं होनी चाहिए, बट दीज टू आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। क्लियर? जबकि यहाँ पर डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कहता तो प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी, तो कंसीडर डेल्टा एच एज आवर मेन क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो ये गलत नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि अगर ये अकेला क्राइटेरिया होता, इन दोनों में एनर्जी बढ़ रही है, मैं तो डेल्टा एच बढ़ा रहा हूँ, तो these two should not have been stable in nature, so these two should have been non spontaneous। और तुम में से एक कहता खन्ना सर नहीं नहीं ये तो स्पॉन्टेनियस कहाँ से है, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये तुम लोग बेटा घर में कभी मम्मी पापा के लिए चाय बनाते हो, क्लियर? तो गैस ऑन कर दी, क्लियर, उससे लिड हटा दो, लिड हटा के चाय जिस पैन में बना रहे हो उसके बीच हाथ मत डालना, ऊपर रखो हाथ, फिर उसके थोड़ा ऊपर हाथ रखो, नीचे गैस को स्विच ऑफ कर दो, गैस को स्विच ऑफ कर दो। अभी कुछ टाइम तो आपके हाथ के साथ वेपर टकरा रहे हैं, अभी रिएक्शन रुका तो नहीं, आपने एक बार प्रोसेस को इनिशिएट जरूर किया, एक बार आपने गैस ऑन की, पर जैसे तुम्हारे हाथ से वेपर टकराने शुरू हुए, आपने गैस को स्विच ऑफ कर दिया, तो वेपर इमीडिएटली बंद नहीं हो रहे, क्लियर? वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद बंद हो रहे, व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, क्लियर? तो तभी वो प्रोसेस रुका नहीं था, तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्लियर? ऐसे जो कैल्शियम कार्बोनेट था, क्लियर, ये बेटा बेसिकली पता कहाँ यूज होता है, हमारे पंजाब साइड में तो बड़ा कॉमन है, जहाँ पे इंडस्ट्री, जहाँ पे ये ईंटें बनाते हैं, ब्रिक क्लियर, तो हमारे पंजाबी में सब बोलते हैं भट्ठे, जहाँ पे भट्ठे लगा रखे हैं, क्लियर, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वहाँ पे सबसे कॉमन बर्नर यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट किया, देखो CO2 गैसियस है, सारा इवेपोरेट कर जाएगा, पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बर्न आउट हो जाएगा, क्लियर? तो ये सबसे कॉमन हमारे पास ब्रिक क्लियर फैक्ट्रीज जो है उनमें वी मेक यूज ऑफ दिस एज आवर बर्नर, तो इसको बर्नर के यूज पे। तो देखो यहाँ पे ये चाहे पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस था, मैंने एक बार रिएक्शन को इनिशिएट किया, इट कंटिन्यू ऑन इट्स ओन। तो इससे मुझे एक चीज क्लियर होगी कि सिर्फ डेल्टा एच क्राइटेरिया नहीं है, देयर मस्ट बी सम अदर पैरामीटर आल्सो व्हिच प्रेडिक्ट्स वेदर आवर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। क्लियर? कि देयर मस्ट बी सम अदर क्राइटेरिया आल्सो व्हिच प्रेडिक्ट्स दैट वेदर आवर गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। और वो जो सेकंड फैक्टर है दैट इज आवर एंट्रोपी, वो हमारे पास क्या था, एंट्रोपी। क्लियर? एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे बाय एस, एस स्टैंड फॉर एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या था, मैयर, अभी बेटा मैं आपको दो तीन डेफिनेशन इकट्ठी लिखवा दूंगा, बस समझ लो। तो एंट्रोपी हमारे पास बेसिकली क्या था, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन आवर सिस्टम। क्लियर? एंट्रोपी जो था दैट वाज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन आवर सिस्टम। तो तुम्हारे सीबीएसई में एंट्रोपी की डेफिनेशन आ सकती है, क्लियर? या व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस चेंज इन एंट्रोपी, क्लियर? कंपटीशन तक इसके न्यूमेरिकल्स और इसके रीजनिंग के कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो एंट्रोपी को मैं यहाँ पर अगर लिख दूं डेल्टा एस, तो दिस स्टैंड फॉर आवर चेंज इन, ये मेरे पास यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा, क्लियर? यूनिट मींस डेल्टा एस की पढ़ा था ना, Q डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल्टा T, क्लियर? तो इसके यूनिट्स आ गए, Q के यूनिट्स क्या थे, किलो जूल्स, और T हमारे पास क्या गया, केल्विन। तो यहाँ पे किलो जूल्स पर केल्विन, ठीक? हाँ जी, अभी करेंगे, इसलिए मैंने ये बड़ा लेक्चर सोचकर किया है कि मैंने आपके दो तीन टॉपिक्स इकट्ठे उठाए, बुक में तो ना सारी खिचड़ी सी बना रखी है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा इकट्ठा उठाया है। तो देखो यहाँ पर जो एंट्रोपी एस से रिप्रेजेंट था क्या, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन सिस्टम। तो यहाँ पे डेल्टा एस का साइन कन्वेंशन आ गया,
अब देखो बेटा अगर डेल्टा एच नेगेटिव था वो रिएक्शन को क्या कर रहा था, स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही देखो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा एस कभी क्या करेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, कभी डिसऑर्डर क्या होगा, कम। तो दैट मींस दिस डेल्टा एस in certain cases will become plus and in certain cases delta s will become negative। क्लियर? किसी केस में ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, किसी केस में डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो मींस डिसऑर्डर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं सॉलिड से जा रहा हूँ लिक्विड, लिक्विड से जा रहा हूँ गैसेस, डिसऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। मानते हो बेटा? अगर वाटर मेरे पास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर गैसियस है, तो गैसियस में सारे मॉलिक्यूल बिखरे पड़े हैं, तो मींस डिसऑर्डर ज्यादा। अगर डिसऑर्डर ज्यादा है तो मींस पक्का डेल्टा एस पॉजिटिव। अब अगर मैं रिवर्स में बोलूं, वाटर गैसियस को मैंने कन्वर्ट किया लिक्विड, लिक्विड से उसे कन्वर्ट किया वाटर सॉलिड, तुम लोग बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है ना? अगर मैं गैसियस से जा रहा हूँ लिक्विड, लिक्विड से जा रहा हूँ सॉलिड, तो मैं तो रेगुलर अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अगर रेगुलर कर रहा था तो मींस एंट्रोपी वाज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से पक्का है अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है डिसऑर्डर इंक्रीजेस, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो देन आवर ऑर्डर इन द सिस्टम इंक्रीजेस या डिसऑर्डर इंक्रीजेस या डिसऑर्डर डिक्रीजेस, डिसऑर्डर कम हो गया। इसमें हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आना शुरू हो गया। क्लियर? अब बेटा मुझे ना रट्टा लगा हुआ था या जो मानो, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते रट्टा लग गया that this makes our reaction spontaneous। क्लियर? और जो डेल्टा एस नेगेटिव है ये हमारी रिएक्शन को क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इसलिए मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा था लिक्विड से गैसेस। क्लियर? तुम लोग बताओ लिक्विड से अगर गैस जा रहा था डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट कर गया, यहाँ पे एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट कर गया एंड दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। क्लियर? अब क्या था खन्ना सर, आपको तो रट्टा लग गया पढ़ाते पढ़ाते, तुम लोग बताओ मुझे ना क्रैमिंग तो नहीं होती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव था। आज भी जब तुम्हारा लेक्चर लिया, लेक्चर स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले तो मैं घर पहुंचा था, तो 10 मिनट में क्या पढ़ता और क्या पढ़ाता अगर रट्टा लगा के पढ़ाता। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है, तुम लोग सोच कर आंसर देना, वाटर लिक्विड है और एक बार वाटर क्या है, गैसियस। क्लियर? किसमें रिपल्शन ज्यादा होगी, है ना? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स क्या आते हैं, पास है, गैसियस में पार्टिकल्स क्या चले गए, दूर। अगर दूर है तो ये बेटा मेरा लॉजिक बनाया, बुक में नहीं तुम्हारे दिया। अगर मेरे पास गैसियस है तो मॉलिक्यूल्स क्या थे, दूर है, अगर दूर है तो रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। दैट्स व्हाई डेल्टा एस पॉजिटिव मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और ये फैक्टर क्या कर गया, डोमिनेट। इसलिए हम लोग कभी भी डेल्टा एच को या डेल्टा एस को क्राइटेरिया नहीं मानते, इनको मिक्स करेंगे, इनकी खिचड़ी बनाएंगे। कैसे? अब देखो यहाँ से लिक्विड से क्या जा रहा था, गैसियस। क्लियर? इसमें भी मेरे पास देखो, तुम लोग बताओ इधर कोई है गैसियस कंपोनेंट, इधर है गैसियस कंपोनेंट, तो मींस प्रोडक्ट में गैसियस कंपोनेंट ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट में गैसियस कंपोनेंट ज्यादा है तो डिसऑर्डर बढ़ गया, तो दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इसलिए क्या हुआ, इन दो रिएक्शन में डेल्टा एच फेवरेबल नहीं था बट डेल्टा एस वाज फेवरेबल एंड दैट मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। वो हमारी रिएक्शन को क्या कर रहा था, स्पॉन्टेनियस। मींस पहले 3 रिएक्शन में डेल्टा एच डोमिनेट किया और नेक्स्ट 2 रिएक्शन में आवर डेल्टा एस फैक्टर डोमिनेट्स which makes our reaction spontaneous in nature। क्लियर? तो बेटा हमारे पास ना अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, तो तुम लोग जब प्रदीप में से पढ़ोगे उन्होंने पहला ये टॉपिक दिया है, whether delta H can be considered as only criteria। तो delta H cannot be considered as only criteria to predict spontaneity because in certain reaction delta H is not favorable but delta S is favorable and that makes our reaction spontaneous। तो मेरे जैसा साइंटिस्ट एक और आ गया, वो कहता चलो डेल्टा H फेल हो गया, उसने मुझे कह दिया कि ये जो डेल्टा एस है दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, उसने इसको मान लिया। तो बेटा तुम लोग इस सेक्शन में, इसी रिएक्शन में मुझे बताओगे यहाँ पे क्या डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, है ना? नेगेटिव नहीं आ रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिक्विड, इधर दोनों क्या थे, गैसियस। इसलिए बेटा बुक में से मैंने सोचकर ये सारे एग्जांपल लिए थे कि मैंने अभी डेल्टा एस कैलकुलेट नहीं किया, मुझे सिर्फ अपने रिएक्शन लिखकर क्लियर था, ये भी गैसियस ये भी गैसियस, ये क्या लिक्विड, प्रोडक्ट में लिक्विड बन गया, डेल्टा एस पक्का क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव, तो मींस मॉलिक्यूल्स के आगे पास, पास आके वो क्या करेंगे, रिपेल, एनर्जी बढ़ी, स्टेबिलिटी कम। इसलिए बेटा क्या था, नाइदर डेल्टा एच nor delta S alone can be considered
as criteria for our spontaneity. We will have to consider both of these factors simultaneously. मैं दोनों factors को इकट्ठा पकड़कर चलूंगा, कभी delta H dominate करेगा और कभी क्या करेगा delta S. That will serve as our driving force to make our reaction occur. Clear? वो हमारे driving force था जो reaction को occur कराएगा. Clear? अब पहले ये बताओ बेटा, इतना मैं continuity में बोला था, spontaneous और non-spontaneous, डेल्टा एच और डेल्टा एस का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा मैं सारा रिपीट कर दूंगा जितना भी बोला है. क्लियर? सारे मुझे बेटा ग्रुप में भी बता दो, ऑनलाइन सबको क्लियर है या रिपीट करूं? विनायक एंट्रोपी रिपीट कर दो. हाँ बेटा, मैं अगर तू ना भी कहती ना, मैंने करना ही था ताकि एक बार सारा रिपीट करके तुम्हारा कंपाइल हो जाए. तो चल, तूने अब एंट्रोपी का कहा, तो एंट्रोपी को करने में मुझे भी ना डिसऑर्डर समझ नहीं आया. तुम लोग बताओ, क्लास में, मेरी क्लास में नहीं, स्कूल में तुम्हारे दो फ्रेंड में झगड़ा हो गया, तो टीचर उन्हें पास बैठाता है ना, दूर बैठाता ना? क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों दूर बैठेंगे, क्लास में झगड़ेंगे कम, शांति, पढ़ाना आसान. यही करते हैं ना. तो यही तो हम लोग कर रहे हैं. और क्या कर रहे थे डिसऑर्डर में? मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस, मैं मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा था, एक दूसरे से दूर. अगर मैं उन्हें एक दूसरे से दूर कर रहा था तो उनमें रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या कर रहा था, ज्यादा. दैट्स व्हाई दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. और जो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर है, पैरामीटर व्हिच वी यूज टू मेजर डिसऑर्डर या रैंडमनेस इन आवर सिस्टम, दैट इज नोन एज एंट्रोपी. तो एंट्रोपी क्या था? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन आवर गिवन सिस्टम. मैं बेटा डिसऑर्डर इसलिए बोलता हूँ, वो जल्दी समझ आएगा. क्लियर? तो जो डिसऑर्डर था या रैंडमनेस था, दैट इज आवर मेजरमेंट ऑफ एंट्रोपी. क्लियर? हाँ जी गुरनूर, अब पहले ये बता, एंट्रोपी तो क्लियर? यस सर. क्लियर? चलो गुड. तो बेटा अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये दो तीन डेफिनेशन लिखवा दूं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक बोला था ड्राइविंग फोर्स, और एक आपको क्या बोला था, एंट्रोपी चेंज. एक बार डेफिनेशन लिखवा के ना, जितना मैंने अभी तक समझाया है बेटा, सारा का सारा रिपीट कर दूंगा, सारा रिपीट कर दूंगा. एक बार डेफिनेशन लिख दो ताकि हमारा सीबीएसई में जो डेफिनेशन का कंसेप्ट है वो आ जाए. अब मुझे ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही भूल गया क्या थी डेफिनेशन. तुम लोग बता दोगे क्या लिख दे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? है ना, एक ने बोल दिया जो अपने आप हो जाए, एक ने बोल दिया खन्ना सर वंस इनिशिएटेड इट कंटिन्यूज ऑन इट्स ओन. मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन बन गई, लिख लो. What do you mean by this spontaneous process? The process which once initiated or under some given conditions may take place on its own is known as spontaneous process. तो बेटा ये ना बड़ी बार आगे आता है, तो मैंने ना खुद ही इनकी एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है. स्पॉन्टेनियस को एसपी लिख देता हूँ और नॉन स्पॉन्टेनियस को लिख देता हूँ एनएसपी. क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास स्पॉन्टेनियस आ गया. हाँ जी. अंडर सम कंडीशंस may take place on its own. Under some given condition, जैसे देखो जब वाटर को मैंने 200 डिग्री रख दिया, फिर वाटर को 200 डिग्री रखा, फिर मैंने खुद कंडीशन दे दी तो 200 से कूल डाउन कर गया कहाँ पे, 25 पे. तो दैट वाज अकरिंग ऑन इट्स ओन. क्लियर? और नॉन स्पॉन्टेनियस which is process which is not feasible on its own. Process which is not feasible, मुश्किल लगता है लेकिन which cannot occur on its own. Process which cannot occur on its own. अब तुम लोग बताओ, एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल पूछ रहा था. मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी बंद हो गई. क्लियर? और खन्ना सर के ना बैटरी डाउन थी, तो मैंने देखा स्टार्ट हो जाती है. चलो अब सर्दियों में क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुई. क्लियर? तो मैंने क्या किया, धक्का लगवाया, उसे पुश कराया पीछे से. तो अब तुम लोग बताओ, जब मैंने उसे पुश किया, गाड़ी को स्टार्ट हो गई. क्लियर? तो फिर उसको मैं घुमाता रहा. तो इस प्रोसेस को क्या बोलूं, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस. मैंने अभी एक टिप दिया था कि या तो खुद होगा, खुद मैंने जब चाबी उसकी घुमाई कि इग्निशन ऑन की तो चल पड़ी. दूसरी बार क्या हुआ, धक्का लगवाया, धक्का लगाने के बाद एक बार जब स्टार्ट होगी फिर तो वो चल रही है.
तो दैट मीन ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, विच वंस इनिशिएटेड, एक बार उसको बाद मैंने पुश करा दिया पीछे से, धक्का लगवा दिया, धक्का लगा के एक बार वो स्टार्ट होगी, देन इट कीप्स ऑन रनिंग ऑन इट्स ओन, फिर वो अपने आप चल रही है। तो दैट मीन यही था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कंसेप्ट कि प्रोसेस, हाँ जी, पर एक बार तो इनिशिएट करना पड़ा ना, या तो इनिशियल से किया, क्यों रुक जाएगी फिर, एक बार जब चल पड़ी, फिर जब मैं मेरे जैसा नहीं चला रहा, मैं चलाने में बड़ा गंदा हूँ, और तुम बच्चों में से अगर कोई चला रहा है, बड़े एक्सपर्ट हो, तो फिर जहां तक तुम्हारी मर्जी है वहां तक तो उसे चलाओगे ना। क्लियर? तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि जिसको मुश्किल लगता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके लिए कि एक बार धक्का लगा दिया, अब वो गाड़ी चल रही है जब तक मेरी मर्जी है, तो दैट मीन दिस प्रोसेस वो अकरिंग ऑन इट्स ओन। क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर। अब आगे याद है एक मैंने क्या बोला था, वर्ड ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या था, कोई रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कर रहा है, कोई फैक्टर रिएक्शन को क्या कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो बेटा, इस रिएक्शन को अगर पकड़े, चलो एक रिएक्शन को पकड़ते हैं, इसी को ही, सेकंड को, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ज्यादा, ये रिएक्शन को अक्कर करा गया। डेल्टा एच क्या था, वो फेवरेबल नहीं था, इसलिए डेल्टा एच यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स नहीं बना, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन बन गया, डेल्टा एच। पर ये जो लास्ट दो रिएक्शन है, इनमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, इनमें ड्राइविंग फोर्स क्या बन गया, चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि वो डोमिनेट कर गया, उसी ने रिएक्शन को क्या अक्कर करा दिया। तो ये था ड्राइविंग फोर्स डेफिनेशन। तो देख लो, व्हाट इज यूज्ड ड्राइविंग फोर्स, force which is responsible force which is responsible for the spontaneity of a process, the force which is responsible for the spontaneity of process, या for the process to occur on its own, for the process to occur on its own। क्लियर होगी सारी डेफिनेशन, एक नंबर डेफिनेशन खत्म कर दूं, कोई और रह गई, एंट्रोपी रह गया, मुझे भूल गया क्या बोलूं एंट्रोपी की डेफिनेशन, है ना, सीधा ही आ गया एंट्रोपी। तो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, measurement of randomness or disorder in the given system, क्लियर। और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन को क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो दिस विल मेक आवर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है, अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो मुझे रट्टा नहीं लगा बुक में से कौन स्पॉन्टेनियस कौन नॉन, तो डिसऑर्डर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स क्या गए दूर, अगर दूर गए रिपल्शन कम, एनर्जी कम, और स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। अब बेटा बताओ, जितना मैंने अभी तक लेक्चर लिया है, हाँ जी हाँ, अब पूछ क्या डाउट आ गया, हाँ जी हाँ हाँ, तो यही था कि हमें बस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है। क्लियर। तो हम लोग आगे यही करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के बेस पर, कभी टेम्परेचर कम कभी टेम्परेचर ज्यादा, वहां पे रिएक्शन खुद भी होती जाएगी, दैट विल मेक आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इसलिए मैंने डेफिनेशन बोला था कि अंडर गिवन कंडीशन, कि मैं खुद कंडीशन अप्लाई करके रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कर सकता हूँ। क्लियर। अब बताओ बेटा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो तुम लोग तो नहीं, मैं अपनी तसल्ली के लिए जितना अभी तक समझाया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस फिर पकड़े। क्या था हमारे पास स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, जब भी मेरे पास एनर्जी कम है स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इस लॉजिक में मेरी ये जो पहली तीन रिएक्शंस है, तीनों में डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव, तो दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो अगर बेटा मैं सिर्फ डेल्टा एच को क्राइटेरिया मानता, ओनली फर्स्ट थ्री रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, फोर्थ और फिफ्थ शुड हैव बीन नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। पर ये मैंने देखा फोर्थ और फिफ्थ दीज आर आल्सो स्पॉन्टेनियस। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो पक्का है यहाँ पर कोई ना कोई और फैक्टर था which makes our reaction spontaneous in nature, वो ड्राइविंग फोर्स था। क्लियर। तो वो ड्राइविंग फोर्स दूसरा कौन सा आ गया, एंट्रोपी, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। क्यों, मैंने यहाँ देखा लिक्विड से क्या गया, गैसियस। क्लियर। यहाँ सॉलिड से क्या गया, इधर भी गैसियस, तो प्रोडक्ट में गैसेस है, अगर प्रोडक्ट में गैसेस है तो डिसऑर्डर है, अगर डिसऑर्डर है तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो दैट मींस दीस टू वर ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंट्रोपी। तो मेरा जैसा एक ग्रुप आया साइंटिस्ट, उसने पहले कहा डेल्टा एच क्राइटेरिया, दूसरा ग्रुप आया वो कहता नहीं, पहला ग्रुप तो पागल था,
हमारा कंसेप्ट ठीक है, डेल्टा एच शुड बी कंसिडर्ड एज क्राइटेरिया फॉर एक्शन स्पॉन्टेनियस। पर क्या हुआ, फिर एक और ग्रुप आया साइंटिस्ट का, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज का। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज, उन्होंने कहा ना डेल्टा एच ना डेल्टा एस अलोन कैन बी कंसिडर्ड एज स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि अगर ये डेल्टा एस पॉजिटिव है तो देखो बेटा इस सेक्शन में, क्लियर, इस सेक्शन में गैशियस गैशियस, इधर क्या था, लिक्विड है, तो यहाँ पर भी डेल्टा एस क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो डिसऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे पास यहाँ पे कम हो रहा था, मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज, रिपल्शन बढ़ रही है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए था, बट दिस सेक्शन वाज आल्सो अकरिंग ऑन इट्स ओन, क्लियर। इसलिए पर बेटा रैंडमनेस के क्या क्या, अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो हाँ, क्यों, अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है तो ये बता मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, अब कौन सा, हाँ पास पास में है, पर उनमें क्या बॉन्ड फॉर्मेशन आ रहा है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो आ गए, इनमें कहाँ पे तेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे तो। अब देख, जो ट्रिपल बॉन्ड की तो बात कर रहा है, वहां पे जब ट्रिपल बॉन्ड तोड़ रहा है, बन क्या रहा है, CO2 और वाटर। ट्रिपल बॉन्ड को जब ऑक्सीजन में बर्न किया, क्या बन रहा है, CO2 और वाटर, क्लियर। वहां पे पास आने की तेरी बात मान ली, डेल्टा चल फेवरेबल नहीं है, यही तो इसमें कर रहा था, ये देख इस सेक्शन में तेरे वाला कंसेप्ट इसमें आ गया, मीथेन और ऑक्सीजन, CO2 और वाटर बना है, क्लियर। अब ये बता इस सेक्शन में डेल्टा एस क्या है, इस सेक्शन में डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्लियर। कैसे देख, इधर भी गैशियस है और इधर भी गैशियस है, क्लियर। प्रोडक्ट में एक है, रेक्टेंट में 2 है, तो बेटा मेरे साथ ये एक और आज कंसेप्ट क्लियर रखना, डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन जी, ये तुम्हारी बुक्स में तो नहीं दिया, क्लियर। मैं इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानता हूँ, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखो गैशियस है एक, यहाँ पर 1 + 1 2 है, तो डेल्टा एन जी माइनस, तो पक्का डेल्टा एस भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो देख अब नेगेटिव तेरे यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा एस, इसलिए तेरे कार्बन का माना मैंने पास है, मैंने अभी तो कहा है, सिर्फ मेरे पास बॉन्ड एनर्जी नहीं है, मेरे पास तो बड़े कंसेप्ट्स है ऑन विच आवर फॉर्मेशन या आवर स्पॉन्टेनिटी और रिएक्शन डिपेंड्स। तूने एक फैक्टर पकड़ लिया, जब ट्रिपल बॉन्ड है, करना सर ये तो पास आ गए तो ये रिपेल करेंगे, क्लियर। तो डेल्टा एच फेवरेबल नहीं है, तो उसमें डेल्टा एच फेवरेबल नहीं हो गया, क्योंकि डेल्टा एच क्या आ गया, नेगेटिव, और ड्राइविंग फोर्स क्या बन गया, डेल्टा एच। दिस मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अकर ऑन इट्स ओन, क्लियर। इसलिए तो आपको कह रहा था सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, मेरे पास डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो क्या किया, जो थर्ड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा ना डेल्टा एच ना डेल्टा एस अलोन कैन बी कंसिडर्ड एज क्राइटेरिया, मुझे इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और दोनों को इकट्ठा हमारे पास किसने किया, इस इक्वेशन में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको मैं अभी आज नहीं पकड़ रहा, इसको आज नहीं पकड़ रहा, क्योंकि आज पकड़ेंगे ना सारा लेक्चर हौच पौच हो जाएगा। बस तुम्हें एक हिंट दिया कि ना डेल्टा एच अकेला ना डेल्टा एस अकेला कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, वी विल हैव टू कंसिडर दीज टू साइमल्टेनियसली। अरुण अब क्लियर हुआ तेरा कंसेप्ट के नहीं, क्योंकि अगर दो कार्बन पास आ गए, माना मैंने उनमें रिपल्शन भी आ रही है, पर साथ में क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, अगर हीट इवॉल्व हो रहा है वो फैक्टर डोमिनेट कर गया, क्लियर। यही तो होगा इस सेक्शन को जब नेक्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे, कभी डेल्टा एच डोमिनेट करेगा, कभी डेल्टा एस डोमिनेट करेगा, दैट विल मेक आवर एक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, क्लियर। तो बेटा अब ये बताओ, यहाँ पर तो सबको जो ऑनलाइन क्लास में थे सबको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस और एंट्रोपी, बोल दो यस सर के नो सर। हाँ जी बेटा बोल दो यस सर नो सर, समझ आया कि नहीं आज का लेक्चर? यस सर। पक्का, ये एक बोला है, बाकी सब यस। हाँ जी, गुरनूर हर्षिता सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे, सबको क्लियर है हुआ? सर। पक्का। यस सर। तो अब जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम लेक्चर आओगे ना ऑनलाइन, मैं पहले ये थोड़े से कंसेप्ट पूछ कर फिर इनको आगे मूव करेंगे। माधवी और जिया जो तुम दोनों लेक्चर छोड़कर बैठे थे, मैं हेजलॉ का न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा, आगे का समझ तो आया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। जिया ने तो सिर हिला दिया, माधवी तुझे यस सर। पक्का ना? मुझे बड़ी टेंशन देते हो तुम बच्चे, मैं आज वैसे बड़ी टेंशन में हूँ, तुम लोग टेंशन और मत दो मुझे। क्लासेस में रेगुलर रहो बेटा, ये लेक्चर बड़े वो है, एक लेक्चर मिस हो गया ना तो सेकंड लेक्चर फिर हमारा इकट्ठा पैटर्न नहीं बनता इसका, क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हम लोग एक तो इस इक्वेशन को इकट्ठा, और इन दोनों को रिलेट कौन करेगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन,
तो तुम बच्चा ना गिब्स एल्मोंड्स के स्पेलिंग याद करने की कोशिश करते हो, मुझे ही नहीं याद होते, मैं ही बुरा हूँ पढ़ाई में। मुझे गिब्स एल्मोंड्स इक्वेशन जब भी आएगी मैं दूंगा पेपर में, तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए, दैट विच विल मेक आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर से पहले ना एक बार आप सारे क्राइटेरिया जो डेल्टा यू, क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा एच के की है, विच मेक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन, डेल्टा एस, ये सारी एक जगह नोट डाउन करना। फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कौन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस अकेला और कौन नहीं। जैसे आप कह रहे थे ना, फिर हम लोग पहले अकेला पकड़ेंगे, फिर इनको इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करके उसे, इसलिए देखो मैंने एक एनर्जी को नया वर्ड दे दिया, नया वर्ड नहीं दे दिया, हीट भी एनर्जी थी, डेल्टा यू भी एनर्जी थी, डब्ल्यू वर्क डन वो भी एनर्जी था, जूल्स था। आज मैंने यहाँ पे एक और नई एनर्जी पकड़ ली, डेल्टा जी। ये बेसिकली क्या था, यूनिवर्सल कंसेप्ट आ जाएगा, सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को हम लोग आपस में रिलेट कर देंगे और उसे नाम क्या दे देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, जिस साइंटिस्ट ने इसे दिया। क्लियर? तो जी गिब्स, गिब्स स्टैंड फॉर नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। तो ये डेल्टा जी वाज आवर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये प्रिडिक्ट करेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो थोड़ा सा ना मेरा मन रखने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था, तुम लोग बताओ डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, ये दिस स्टैंड्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तुम लोग बताओ डेल्टा जी नेगेटिव या डेल्टा जी पॉजिटिव, विच विल मेक आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव या डेल्टा जी पॉजिटिव, फ्री एनर्जी चेंज था, कौन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। है ना, शुक्र है नेगेटिव सुना, अगर पॉजिटिव बोलते ना तो मैं अपना सिर पकड़ के बैठ जाता कि इतने लेक्चर पे पानी फेर दिया। गुड, मोस्टली मैंने जो सुना या मेरे कान जो सुनना चाहते थे वही सुना कि नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में गिब्स फ्री एनर्जी की हो जाएगी कम, अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा। इसलिए मैंने लॉजिक दिया था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, पूरा लॉजिक हमारा आज एनर्जी पे ही है कि एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्लियर? पर हुआ क्या, तूने जो एग्जाम्पल पकड़ लिया कार्बन का, वहां पे पार्टिकल पास आ गए, रिपल्शन आ गई, पर वहां पे फैक्टर एनर्जी का दूसरा डोमिनेट कर गया, कौन सा, डेल्टा एच, व्हिच मेक्स आवर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? करूं क्लोज आज का लेक्चर? हाँ जी बेटा, करें क्लोज? हाँ जी, करूं क्लोज? Yes, sir. ओके जी, ओके Thank you, sir. ओके बेटा।